नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय हिंदी और हिंदी के 2018 से 2023 तक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न इस एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। यानी 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्षों के लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न हम करा रहे हैं ये आपके रिवीजन के लिए हैं। पेपर टाइम आप रिवीजन कर सकें और जो पुराने वर्षों के पेपर होते हैं उससे 50 से 70% सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं। 2018 का पेपर है और देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये सभी प्रश्न हमने लिख लिए हैं, आपको वहीं से समझाएंगे। वहीं से क्या है, समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे समास विग्रह किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ से आपको ये लिखना है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे समास विग्रह, हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो विग्रह माने होता है अलग, और समास का करना है तो समास को अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस शब्द से ही समझ में आया है कि समास का विग्रह करना है। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया है वही समास विग्रह कहलाती है। अब आप ये देखेंगे कि जो समास विग्रह है किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे नील कमल है, अगर नील कमल का समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा नीला है जो कमल। क्या होगा, नीला है जो कमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो आपके प्रश्न में पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। पूछा गया था समास के 3 प्रकार बताने हैं, तो यहाँ पर कोई भी लिख दो जो आपको पता है। जैसे आपके जो समास के प्रकार होते हैं वो हम बता देते हैं कि अव्ययी भाव आपके कौन से होते हैं, अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और एक होता है, यानी 3 तो ये हो गए, 3 तो ये हो गए। चौथा आपका बहुब्रीहि समास, क्योंकि यदि पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिख तो सकते हो। चौथा ये हो गया। पांचवा आपका हो गया कर्मधारय, कौन सा हो गया, कर्मधारय, कर्मधारय समास। छठवां हो गया आपका तत्पुरुष समास, कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। तो यहां से देखेंगे तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप 6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी 3 का आपको उदाहरण सहित उनको परिभाषित करना है। तो आप लिखेंगे अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में आप देखेंगे जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का क्या है, पूर्व पद प्रधान हो, क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी और भी ट्रिक रहती है कि यदि पूर्व पद कहें, जैसे यहां पर 2 पद हैं, प्रतिदिन में क्या है, प्रति तो है पूर्व पद, प्रति क्या है, पूर्व पद, और जो दिन है ये उत्तर पद है, ये क्या है, उत्तर पद। तो यहां पर डेफिनेशन में ये है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उदाहरण में आप लिख दो प्रतिदिन, आजीवन। और यदि कहीं पर लिखा है आजीवन या प्रतिदिन और पूछा जाए इसमें कौन सा समास है, तो आप देखेंगे, पहचान सकते हो कि जो पूर्व पद में पूर्व जो पद है उसमें आप देखें यदि अनु लिखा है, ये पूछा जाता है प्रश्न, अनु लिखा है, आ लिखा है, प्रति लिखा है,
भर लिखा है, ये क्या है आपके उपसर्ग लगे हों। इस प्रकार भी कह सकते हो, यथा, यावत लिखा हो, हर लिखा हो, तो ये यदि पूर्व पद में लिखे हैं तो वो अव्ययीवा समास होता है। ये ट्रिक है, यदि कहीं बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, और ये ट्रिक भी है और ये परिभाषा भी है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। तो यहां से ये समझ में आ रहा है संख्या निकल रही है पूर्व पद में चार। सप्ताह यानी सात संख्या निकल रही है ना, तो यहां से ये द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे ठंडा गरम, देश विदेश। तो इस प्रकार ये प्रश्न था आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भूतकाल एवं भविष्यकाल में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, अगर आपसे पूछा जाए काल कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे तीन। कौन से? वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो ये तीन होते हैं। वर्तमान जो अभी चल रहा है समय, भूतकाल जो गुजर गया है, और भविष्य जो आने वाला है, ये तीन ही काल होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भूतकाल और भविष्यकाल की पूछी गई है। तो यहां से आप, काल माने समय होता है, काल माने क्या होता है? समय होता है। भूतकाल को समझते हैं, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे रमेश ने खाना खाया था, यानी हम कह सकते हैं कि रमेश खाना खा चुके हैं, कार्य समाप्त हो गया है। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य भविष्य में होने का बोध हो, कार्य अभी हुआ नहीं है, कार्य भविष्य में होगा। जैसे रोहित स्कूल जाएगा, इसका मतलब यह है रोहित स्कूल नहीं गया है, जाएगा। तो इस प्रकार से आपने भूतकाल, भविष्यकाल, और यदि वर्तमान काल की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान में होने की या वर्तमान में होने का बोध हो, वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी कार्य हो रहा है। जैसे रोहित खाना खा रहा है, इसका मतलब ये कार्य अभी चल रहा है। ये तीनों ही हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। तो यहां से देखते हैं किस प्रकार से आपको परिभाषा में लिखना है, किस प्रकार से आपको परिभाषा में लिखना है। सर्वनाम हेडिंग डालेंगे कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, ये क्या है? सर्वनाम हैं। अब इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे तो हम कहेंगे मोहित ने कहा, मोहित ने कहा मैं खाना खाऊंगा। तो जो मैं सर्वनाम है वो किसके लिए यूज हुआ है? मोहित के लिए। मोहित संज्ञा है, इसके स्थान पर मैं यूज हुआ है, यानी मोहित ने कहा मोहित खाना खाएगा। तो मोहित ने कहा मोहित खाना खाएगा, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो इसकी जगह सर्वनाम यूज कर देंगे तो ये सही लगने लगता है। जैसे मोहित ने कहा मैं खाना खाऊंगा, यानी संज्ञा की संज्ञा बार बार रिपीट ना हो, इसके लिए सर्वनाम का यूज करते हैं। यहां से ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए।
अब यहां से आपको ये समझना है उच्चारण में दोष क्यों आ रहा है, उच्चारण में दोष क्यों आ रहा है। तो हो सकता है कि छात्रों को उच्चारण स्थान का ज्ञान ना हो। उच्चारण स्थान आपके जो होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हो सकता है जो वहां जहां से छात्र आता है उस क्षेत्र की जो भाषा है या बोली है वो सही ना हो, अशुद्ध हो सकता है कि उस छात्र का जो आसपास का वातावरण है, वातावरण मतलब जैसे घर है, घर में कोई अशुद्ध बोलता हो, या फिर उसके सहपाठी हैं वो कोई अशुद्ध बोलते हैं, तो छात्र भी अशुद्ध बोलेगा। जिसके कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ रही हैं उसे यदि हम ठीक कर दें, विराम चिन्ह का अगर उसे अभाव है तो भी उच्चारण अशुद्ध होगा, स्वर व लय का ज्ञान का अभाव है तब भी उच्चारण अशुद्ध होगा, ठीक है। या व्याकरण के नियमों का अभाव है उसके अंदर तब भी उच्चारण अशुद्ध होगा। या उसके गले में या कहीं शरीर में शारीरिक विकार है, मतलब कोई समस्या है, तो उससे भी उच्चारण अशुद्ध होगा। हो सकता है गले में कोई प्रॉब्लम हो या और भी कोई समस्या हो। तो जिसके कारण उच्चारण अशुद्ध हुआ है उसे ही सही करेंगे। तो यहाँ पर दो पूछे गए हैं तो दो आप लिख सकते हैं, हालांकि 2 नंबर के प्रश्न में 4 लिखने होते हैं, लेकिन पूछा है 2 तो 2 लिख देते हैं। तो शुद्ध बोलने वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए, उच्चारण स्थान का ज्ञान कराना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें है विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह भी दर्शाइए। तो विराम चिन्ह आपके सिलेबस में कुछ कम हैं लेकिन होते कितने हैं। कामता प्रसाद ने 20 बताए हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में हैं जो हम पढ़ते हैं वो 10 होते हैं। तो यहाँ से पहले का आंसर हम देंगे विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, फिर मुख्य लिख देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे श्री कामता प्रसाद के अनुसार जो विराम चिन्ह हैं वो 20 होते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं, जैसे पूर्ण विराम, इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। अर्ध विराम, इस प्रकार से चिन्ह होता है। अल्प विराम, कौमा, प्रश्नवाचक, इस प्रकार से ये चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये इस प्रकार से लगाएंगे। अवतरण चिन्ह, इसमें सिंगल कॉमा और डबल कॉमा, डबल इंट्रोगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव कॉमा, यानी अवतरण चिन्ह सिंगल भी होते हैं, इकैरा और दोहरा। योजक चिन्ह ये है, निर्देशक बड़ा होता है योजक से, योजक छोटा है और निर्देशक इससे बड़ा है। विवरण चिन्ह इस प्रकार से, विस्मरण चिन्ह इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके हैं, इसमें डिटेल पूछी नहीं गई है, आगे जब प्रश्न में पूछी जाएगी तो सभी के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मौन वाचन से आप क्या समझते हैं। मौन वाचन का महत्व भी बताना है। देखते हैं मौन वाचन, हेडिंग डालेंगे मौन वाचन। इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में लिखना है। पेपर में आपको उत्तर नंबर डालना है और उत्तर नंबर काले पेन से, हेडिंग भी काले पेन से, इसी प्रकार से आपको लिखना है। क्वेश्चन उतारना नहीं होता है। मौन वाचन, मुख से बिना आवाज निकाले पढ़ना, मुख से बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। यदि किसी भी टॉपिक को या कुछ हम पढ़ रहे हैं और मुख से आवाज न निकले तो उसे मौन वाचन कहते हैं। अब मौन वाचन का महत्व क्या है, ये पूछा गया है कि मौन वाचन का महत्व बताइए। मौन वाचन का महत्व तो आप लिख सकते हैं, अगर क्लास में आप मौन वाचन कर रहे हैं और आपके साथ कोई आपका सहपाठी बैठा है तो उसे कोई बाधा नहीं होगी, वो भी पढ़ सकता है। तो मौन वाचन में किसी दूसरे बालक को बाधा नहीं होती है, क्योंकि आप चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ रहे हो तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ऊधम हो रहा है, वहाँ पर शोर हो रहा है। तो शांति से पढ़ोगे तो आपका जो मस्तिष्क है वो भी एकाग्र रहेगा, कक्षा में शांति बनी रहेगी, जो आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक पे ध्यान रहेगा, आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। यही सभी बातें आपको लिखनी हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि मौन वाचन से कक्षा में शांति बनी रहती है, नहीं तो ऐसा प्रतीत होता है पढ़ नहीं रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट है, इससे बालक
विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित सरलता से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे विषय वस्तु के भाव को समझकर पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। यानी हम कह सकते हैं जब शांति से पढ़ोगे तो उस टॉपिक को आप गहराई से समझोगे और आपके दिमाग में वो रहेगा भी, नहीं तो निकल भी जाएगा यदि आप मौन वाचन नहीं करेंगे तो। यहाँ से ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषय पर टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पर दिया है गणतंत्र दिवस, लेखन एवं पठन क्षमता का विकास, पुस्तकालय, खेल कूद की प्रतियोगिता। किसी दो पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। तो पहला देखते हैं, हम लिखते हैं गणतंत्र दिवस पर। किस पे लिखते हैं? गणतंत्र दिवस। समझते हैं गणतंत्र दिवस पर आप अपने राय या फिर अपने जो भी आपको पता है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है और इसमें 2 पर टिप्पणी आपको लिखनी है, तो उसी प्रकार से आप लिखेंगे। तो गणतंत्र दिवस वह दिन है जब हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है और यह उस दिन को चिन्हित करता है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। किस दिन को चिन्हित करता है? कि उस दिन को चिन्हित करता है कि जब हमारे भारत का संविधान, यानी जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया। यानी हम कह सकते हैं संविधान कंप्लीट लिखकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है मेन पॉइंट, क्योंकि 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो खेल कूद की प्रतियोगिता पर लिखेंगे तो खेल कूद से बालकों में खेल की भावना का विकास होता है, समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना, सहयोग की भावना आदि का क्या होता है? विकास होता है। खेलकूद से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। खेलकूद में क्या होता है, कम से कम कुछ छात्र तो होंगे, 2-4 छात्र तो साथ मिलकर खेलेंगे तो सहयोग की भावना का विकास होगा, मिलकर काम करने की जो क्षमता है उसका विकास होगा, खेल भावना के प्रति प्रेम जागृत होगा। जब खेलेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका 2019 का पेपर, क्या हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 2019 का पेपर है और इसे समझते हैं। पेपर को हम समझाते हुए आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। समझते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, लेकिन जो पूछा गया है उतना ही हम लिखेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे संज्ञा के बारे में पूछा गया है तो संज्ञा के बारे में ही लिखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं संज्ञा, हेडिंग डाल लेंगे संज्ञा और लिखेंगे जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहित, किताब, क्रोध, आगरा आदि। तो ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। और प्रश्न में जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है, क्योंकि 1 घंटे में आपको 18 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, तो इतना ही पूछा गया है, इतना ही लिखेंगे। प्रकार नहीं पूछे गए हैं। तो प्रकार में आपका आता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से 5 आते हैं संज्ञा के प्रकार में। ठीक है, तो जितना पूछा गया है उतना ही करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता। तो आप देखेंगे छोटे बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। छोटे बच्चों को क्या है? कहानी सुनाई जाती है।
तो छोटे बच्चों को कहानी जब सुनाई जाती है तो आप देखेंगे कहानी के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है या कुछ भी उन्हें सिखाया जाता है। कहानी से क्या होता है, बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है और उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है और उसको मनोरंजन भी होता है, उसकी तर्क शक्ति का भी विकास होता है और उसके अंदर रुचि की भावना भी विकसित होती है क्योंकि वो कहानी सुनने में रुचि लेता है। यदि उसमें आप देखेंगे आधी कहानी बच्चे को सुना दी जाए तो वो आपसे पूरी कहानी सुनेगा। इसका मतलब ये है कि उसमें क्या है, कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि इसके बाद क्या होगा। तो यही सब बातें पॉइंट में लगा के आपको लिख देनी है। क्या लिखना है, हेडिंग डाल लेंगे कहानी शिक्षण की उपयोगिता। आप लिखेंगे कहानी से ज्ञान में वृद्धि होती है, कहानी से कल्पना शक्ति का विकास होता है, कहानी से मनोरंजन होता है, कहानी से रुचि उत्पन्न होती है, कहानी से नैतिक गुणों का विकास होता है, कहानी से तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, देखो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, जैसे हम ये कहें ये कोई शब्द है, यदि इस शब्द के पहले कोई शब्दांश लगे और उसके अर्थ को बदल दे तो उपसर्ग। यदि हम ये कहें कि ये शब्द है कोई और इसके बाद में कोई शब्दांश जुड़े और उसके अर्थ को बदल दे, वो प्रत्यय होता है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आपके पेपर में बार बार पूछी ही जाती है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और डेफिनेशन कैसे लिखनी है प्रश्न नंबर 14 में समझते हैं, क्योंकि अंतर पूछा है। हेडिंग डाल लेंगे, एक तरफ उपसर्ग एक तरफ प्रत्यय, दोनों के अंतर में डेफिनेशन और उदाहरण दे देंगे बस। उपसर्ग में हमने आपको बताया था, उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर, यानी किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ, ये उपसर्ग है। जब कोई बात सत्य थी उसमें आ लगा दिया तो असत्य हो गई, यानी सही बात थी उसमें आ लगा दिया तो झूठ हो गया वो, यानी सत्य को असत्य में बदलने के लिए केवल आ उपसर्ग का यूज किया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है, यहाँ पर आ उपसर्ग लगने से इसका अर्थ बदल गया, पहले सत्य था अब ये असत्य हो गया। प्रत्यय में देखेंगे जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में या फिर हम कह सकते हैं बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ है, इसमें आकू प्रत्यय लगाया तो ये बन गया पढ़ाकू। ये चीज आपको यहां से समझ में आए, इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में लिखना है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको पूर्ण विराम की परिभाषा और अल्प विराम की परिभाषा और एक एक उदाहरण देना है। किस प्रकार से आपको लिखना है ये समझ लेते हैं। आपको इस प्रकार से लिखना है, क्वेश्चन नंबर ऊपर डालेंगे, पूर्ण विराम लिखेंगे, वाक्य का भाव पूर्ण हो जाता है ऐसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जब वाक्य का भाव पूर्ण हो जाता है तो उस वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे रोहित खेल रहा है, तो ये आपका पूर्ण विराम है, वाक्य का भाव पूर्ण हो गया। अल्प विराम में क्या होता है कि वाक्य में जहां कम ठहरना होता है, वाक्य में जहां कम ठहरना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, रोको मत जाने दो, तो ये कॉमा लगा है, ये अल्प विराम है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन पूछी गई थी और अंतर पूछा गया, सॉरी उदाहरण पूछा गया था, या फिर अंतर भी पूछा जाए
इसमें आपका अंतर पूछा गया था, तो डेफिनेशन और उदाहरण देकर भी आप कर सकते हो। यानी इसे एक एक मान लें, इसे 2 पॉइंट मान लें, इसका भी एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अभी जो प्रश्न हमने कराया था उसी प्रकार से आपको मौन वाचन के बारे में लिखना है। तो आप देखेंगे जब आप 2022 तक कर लेंगे तो 2023 का पेपर देखेंगे तो सभी क्वेश्चन लगभग आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। हिंदी शिक्षण में मौन वाचन का महत्व, ये हेडिंग डाल लेंगे काले पेन से। फिर लिखेंगे मौन वाचन से किसी दूसरे बालक को बाधा नहीं होती है। मौन वाचन से कक्षा में शांति बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है इससे बालक विषय वस्तु पर सरलता से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इससे विषय वस्तु के भाव को समझकर पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। यदि आपको सब कुछ आता है, यदि आप 1 घंटे में नहीं लिख पाएंगे तो भी बेकार है, क्योंकि नंबर मिलेंगे ही नहीं। इसलिए आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आपके पेपर में प्रश्न भी 1 घंटे में सभी हो जाएं और हम पॉइंट टू पॉइंट लिख भी लें। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखेंगे उत्तर नंबर 17 पुरुषवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर पुरुष को सूचित करने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं तो कुछ उदाहरण ये हैं, मैं, तुम, वह, ये सभी क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जो पुरुष को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा और उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति व्यक्त कीजिए। तो राष्ट्रीय पर्व अभी हमने आपको कराया था, ये प्रत्येक वर्ष के पेपर में आपसे पूछा ही जाना है। तो राष्ट्रीय पर्व में आप लिखेंगे गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस वह दिन है जब हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन है, अलग से भी यदि पूछे जाएं, कहीं ना कहीं पूछे जाएं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने, या फिर हम कह सकते हैं संविधान बन गया था लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका, क्या हुआ है, हाँ ये देखो, नेक्स्ट पेपर है आपका 2020 का, और इसमें देखते हैं ये 2020 का पेपर है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पूछा गया है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास धीरे धीरे से पढ़ते रहें जिससे दिमाग में थोड़ा टाइम रहे कि जो हम बोल रहे हैं वो आपके दिमाग में रुके, क्योंकि यदि रुकेगा नहीं कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक तो निकल जाएगा। तो ये याद करने का तरीका होता है। अगर आप ये सोचो कि 1 घंटे में हम एक किताब पूरी दिमाग में रख लें तो नहीं रख पाओगे। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है। जैसे चंद्र मुख, कमल नयन। नयन कैसे हैं, कमल के समान। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। तो पूर्व पद क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कहानी या लोक कथा सुनकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है।
कहानी या लोक कथा सुनकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इस प्रश्न को आपको किस प्रकार लिखना है कि कहानी या लोक कथा सुनकर शिक्षक निम्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। क्या कर सकता है कि बालकों के ज्ञान में वृद्धि करना, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना, बालकों में तर्क शक्ति का विकास करना, बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, बालकों में रुचि उत्पन्न करना। और हम एक चीज़ आपको बता दें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये बार बार ही आपको हिंदी में लिखनी होती हैं। हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो। जब शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो यही चीज़ तो करता है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो, उसकी तर्क शक्ति का विकास हो, उसे पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो, उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो पढ़ाई के प्रति। तो ये सभी पॉइंट रहते हैं, ये कॉमन शब्द हैं, तो इन्हें आप याद कर लेंगे सभी को, तो आप क्वेश्चन को बनाकर भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, कि आपको प्रश्न किस प्रकार से लिखने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। वाचन के दोष को निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है। पहले उत्तर नंबर डालेंगे काले पेन से, फिर नीले पेन से लिखेंगे। शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। अगर वाचन में दोष है तो इसका मतलब ये है कि शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है, छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो हमें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना होगा। स्वर व लय का ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि वाचन में दोष आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्वर और लय का ज्ञान नहीं है छात्र को। शुद्ध बोलने वाले व्यक्तियों के संपर्क में रखना चाहिए। बालक को क्या है, शुद्ध बोलने वाले जो व्यक्ति हैं या उसके सहपाठी हैं उनके साथ रहना चाहिए, जिससे वो शुद्ध उच्चारण कर सकें, या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध वाचन कर सकें। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होगा तो बालक का भी वाचन शुद्ध होगा। उच्चारण स्थान का ज्ञान होना चाहिए, विराम चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान होगा तो उच्चारण भी शुद्ध होगा। इस प्रकार से आपको पॉइंट लिखने हैं। यही आप लिख सकते हो उच्चारण के दोष को दूर करने के उपाय, उसमें भी यही पॉइंट लिख देना, ठीक है। और बर्तनी जो अशुद्ध है उसको दूर करने के उपाय, उसमें भी यही पॉइंट लिख देना, ठीक है। तो ये कॉमन कुछ पॉइंट होते हैं, वो सभी में काम आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है, औपचारिक पत्र के प्रकार बताने हैं। किसके प्रकार बताने हैं? औपचारिक पत्र के आपको यहाँ प्रकार बताने हैं। तो औपचारिक पत्र के प्रकार यहाँ पर देखते हैं। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। एक होता है यदि पूछा जाए पत्र के प्रकार, तो एक तो हो गया औपचारिक, एक हो जाएगा अनौपचारिक। अनौपचारिक इसका मतलब ये है, ये हो गया औपचारिक, ये अनौपचारिक। अनौपचारिक हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें कोई औपचारिकता नहीं है, या कोई हम कह सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है। हमें जैसे बोलना है, जैसी भाषा का यूज करना है आप कर सकते हो अनौपचारिक में। क्यों? क्योंकि अपने मित्र को पत्र लिखना है, इसमें अपने संबंधियों को पत्र लिखना है, सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता, तो उसमें ज़्यादा ये नहीं है कि हम प्लीज का यूज करेंगे या फिर उसमें रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। औपचारिक जो पत्र होते हैं वो आपके लिखे जाते हैं। हम कह सकते हैं आप अपने अध्यापक को लिखेंगे, प्रधानाचार्य को लिखेंगे अपने, या फिर हम कह सकते हैं कहीं पर आपको शिकायत लगानी है, कोई भी अधिकारी है उसको लिखेंगे। वो औपचारिक ऑफिशियल जो पत्र होते हैं वो औपचारिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ से पूछा गया है कि ये बताइए
कि जो आपके औपचारिक पत्र हैं, कौन से पत्र? औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिख सकते हो आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय या समाचार पत्र के संपादक को पत्र, ये औपचारिक पत्र होते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो कार्यालय या अधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं वो मित्र, रिश्तेदार आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। अनौपचारिक जो पत्र पूछे जाएं तो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें आप कह सकते हो आपको निमंत्रण, अपने दोस्त को अपने भाई की शादी में या अपनी स्वयं की शादी में निमंत्रण देना है, तो ये पत्र होते हैं निमंत्रण, निमंत्रण पत्र। ठीक है। और कौन सा यदि पूछ लिया तो आप लिख सकते हो संवेदना, यदि कुछ घटना हो गई तो अपनी संवेदना आपको दर्शानी है, या संवेदना पत्र। और कौन सा होता है बधाई या शुभकामना पत्र भी दे सकते हो, बधाई पत्र, ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, बधाई पत्र या शुभकामना पत्र। धन्यवाद पत्र दे सकते हो, धन्यवाद पत्र। तो ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे और ये औपचारिक। ठीक है, ये दोनों में दोनों ही बता दिए, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो कुछ कुछ लिख देंगे क्योंकि सभी लिखेंगे 10 तो 1 घंटे में यही लिख पाओगे, तो 1 घंटे का पेपर होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमने यदि ज़्यादा लिखे हैं तो आप 2 लिख सकते हो। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह का प्रयोग होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में आप लिखेंगे वाक्य का भाव पूर्ण हो जाता है, ऐसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में आप दे देना रोहित खाना खाता है, तो ये पूर्ण विराम है। कोई सा भी आप उदाहरण दे सकते हो। अल्प विराम, वाक्य में जहाँ कम ठहरना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जहाँ कम ठहरना हो वहाँ अल्प विराम, और वाक्य का भाव पूर्ण हो जाए उस वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, जिस वाक्य में क्या हो, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और वहां पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से कि आप कहाँ रहते हो। यहाँ से आपको ये प्रतीत होता है, ये बोध हो रहा है या ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो आपको उत्तर देना है। योजक चिन्ह, युग्म शब्दों के बीच तथा मध्य के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर, इसमें ये योजक चिन्ह है। दुख सुख, इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। उच्चारण के क्या हैं, विभिन्न भेदों को आपको लिखना है। भेद या फिर कह सकते हो प्रकार। तो उच्चारण के 2 ही प्रकार हैं, या तो छात्र शुद्ध उच्चारण करेगा या अशुद्ध उच्चारण करेगा। उच्चारण मतलब हम कह सकते हैं बोलना है, तो भाषा के मौखिक रूप को शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण। भाषा के मौखिक रूप को अशुद्ध बोलना, अशुद्ध उच्चारण। तो ये 2 प्रकार हैं। और सरल भाषा में जो भी हमने आपको टॉपिक कराते हैं या हमारे नोट्स भी रहते हैं, तो वो सरल भाषा में रहते हैं जिससे आपको सही से याद हो जाए। नेक्स्ट समझते हैं लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन हैं। लिखित अभिव्यक्ति, तो आप लिख सकते हो लिखित अभिव्यक्ति में निबंध लेखन, पत्र लेखन, नाटक लेखन, ये सभी कविता लेखन, कहानी लेखन, ये सभी आपके लिखित अभिव्यक्ति के साधन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिखना। लिखित अभिव्यक्ति के साधन निम्नलिखित हैं, कविता लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, यहाँ पर लिख लेना निबंध लेखन, नाटक लेखन, आत्मकथा,
पत्र लेखन, ये सभी आपके लिखित अभिव्यक्ति के साधन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2021 का पेपर और इसमें देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न नंबर 12, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालिए मतलब अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आप यहाँ से पॉइंट बना के लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कहानी शिक्षण की उपयोगिता। कहानी शिक्षण की निम्नलिखित उपयोगिता है, एक लाइन इस प्रकार बढ़ जाएगी आपकी। कहानी शिक्षण से ज्ञान में वृद्धि होती है, कहानी शिक्षण से मनोरंजन होता है, कहानी शिक्षण से कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी हम कह सकते हैं कहानी शिक्षण से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, कहानी शिक्षण से छात्रों को मनोरंजन होता है, कहानी शिक्षण से छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, कहानी से छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है, कहानी से या कहानी शिक्षण से छात्रों को रुचि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता। मौन वाचन के बारे में महत्व, उपयोगिता, विशेषता जो पूछी जाए, सभी में जो पॉइंट हमने लिखाए थे वही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। मौन वाचन से कोई भी प्रश्न आए, पॉइंट यही लिखना है कि पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता निम्नलिखित है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है हेडिंग वही बनानी है या उसी को आपको लिखना है उसी के अनुसार, चाहे पॉइंट वही हम जो पहले बताए थे वही पॉइंट रहते हैं सभी में, कि किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, किसी अवतरण के विचार को आत्मसात करना, गति के साथ पढ़ने की क्षमता का विकास करना, विषय वस्तु का अर्थ समझाना या समझना, विषय वस्तु पर ध्यान लगाने के लिए। तो ये मौन वाचन क्यों होता है? इससे क्या होता है कि आपका जो ध्यान है, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर रहता है। नहीं तो आप पढ़ रहे हैं और कोई आपके आसपास कोई गाना बजा रहा है तो आपका ध्यान उधर जरूर जाएगा, या कुछ भी कार्य हो रहा है। तो इसलिए यदि शांत माहौल में पढ़ेंगे तो जो पढ़ा है आपने वो जल्दी याद होगा और स्थायी भी रहेगा, क्योंकि आपने एकाग्र होकर उसे पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है इसलिए। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण के विभिन्न भेद बताने यानी प्रकार और उदाहरण भी लिखना है, उदाहरण सहित। तो यहाँ से आप देखेंगे विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ये क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वही विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसका मतलब यह है ये संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है घोड़ा कैसा है, काला है। विशेषण के भेद, तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी व्यक्ति वस्तु के गुण का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, मीठा। ठीक है, यहां से देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संख्याओं का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, लड़के कितने हैं 4, 10 गुने लोग, यानी ये संख्या है 10 और 4। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, संख्याओं का बोध कराते हैं जो विशेषण, वही संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु के परिमाण का बोध कराते हैं, जो विशेषण किसी वस्तु के परिमाण का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, ये क्या है, परिमाण है, नाप तौल की बात हो रही है। 10 किलो गेहूं, ये नाप तौल की जहां पर बात होगी वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह है, वह है। इस प्रकार से आपको लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो दोनों में अंतर आप देखेंगे।
इस प्रकार से आप लिखेंगे, एक तरफ गद्य डाल लेना, दूसरी तरफ पद। गद्य में लिखेंगे इसमें व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है, पद में लिखेंगे व्याकरण के नियमों पर बल नहीं दिया जाता है। गद्य में लिखेंगे इसमें रस छंद अलंकार लय ताल नहीं होता है। पद में इसमें रस छंद अलंकार लय और ताल होता है, क्योंकि इसे गाया जाता है। ठीक है। गद्य में देखते हैं इसमें वर्णात्मकता रहती है, और पद्य में गेयता यानी गाया जाता है इसे पद्य को। गद्य के अंतर्गत कहानी उपन्यास नाटक आदि आते हैं, और पद्य के अंतर्गत दोहा चौपाई आदि आती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर बताइए। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर बताइए। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, अभी हमने बताया था ये प्रश्न। तो हम आपको बता दें 2023 का जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सभी क्वेश्चन तो अभी हमने किए ही थे। उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे गुड़, गुड़ में यदि अब उपसर्ग लगाएं तो ये हो जाएगा अवगुड़। पहले गुड़ था, अब ये अवगुड़ हो गया। प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर, कब लग रहे हैं, शब्द के बाद में लग रहे हैं। अगर कोई शब्दांश है वो शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल दे तो उसे प्रत्यय कहेंगे। जैसे मानव, कोई शब्द है उसमें ता लगाएंगे, ता प्रत्यय लगाएंगे तो मानवता बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है उसे समझते हैं। इसमें कहा गया है कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किसी दो औपचारिक पत्र के नाम लिखने हैं। और अभी हमने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र के बारे में आपको बताया था। ठीक है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ से समझते हैं। औपचारिक पत्र कार्यालय, अधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। उदाहरण में आप दे सकते हो प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, ये आपके औपचारिक पत्र हैं, जहाँ पर आपको एकदम विनम्रता से आपको लिखना होता है, शिष्टाचार का प्रयोग करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 2021 का पेपर है। इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। 18, भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति निम्न प्रकार सहायक है। भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करना स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। यदि आप अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं तो वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। तो यानी हम कह सकते हैं हम स्वतंत्र हैं। तो यही हमारा संविधान है जो हमें स्वतंत्रता देता है बोलने की। ठीक है। यहां से देखते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बालक की झिझक दूर हो जाती है। अगर अध्यापक छात्र को डांटता ही रहेगा तो वो बोलेगा नहीं। उसे पता है यदि हम कुछ गलत बोलेंगे तो छात्र ये डरता रहता है कि यदि हम गलत बोलेंगे तो अध्यापक हमारी पिटाई लगाएंगे या डांटेंगे, तो वो झिझकता रहता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बालक की झिझक दूर हो जाती है, जिससे भाषा के विकास, यह क्या है, भाषा के विकास में सहायक है। इससे बालक में संकोच दूर हो जाता है। चौथा पॉइंट है, इससे बालक में अपने विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति आ जाती है। अगर उससे कह दिया जाए कि आप स्वतंत्र हो बोलने के लिए, तो अपने विचार भी रख सकता है कि ये बात ऐसे होनी चाहिए या ये कार्य ऐसे होना चाहिए। तो ये प्रश्न था 2018 का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 2022 का पेपर है, और प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर गद्य शिक्षण के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, कि गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या हैं
उनको आपको लिखना है। तो जो पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना होगा डीएलएड में, ज़्यादा कोई कॉपी भरनी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। तो गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य ये हैं कि बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। क्या होता है? शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। बालकों में क्या होता है? सृजनात्मकता का विकास होता है। बालकों में स्मरण शक्ति का विकास होता है। किसका विकास होता है? स्मरण शक्ति, याद करने की जो क्षमता है, स्मरण शक्ति, उसका विकास होता है। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। बालक लिख सकते हो, छात्र लिख सकते हो, जिस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न को, ये सब बनाने की कला होती है। बालकों में शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। तो गद्य शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं, जो पूछा जाए आपको, तो इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिखेंगे कि बालकों के शब्द भंडारण में वृद्धि होती है, बालकों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, बालकों में स्मरण शक्ति का विकास होता है। ठीक है। विशेषताएं पूछी जाएं तो यही पॉइंट लिखेंगे, लाभ पूछे जाएं तो यही पॉइंट लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर पूछा है उद्देश्य, तो आप लिखेंगे बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, बालकों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, बालकों में स्मरण शक्ति का विकास करना, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना, बालकों में शुद्ध उच्चारण का विकास करना। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया है। अपने भाव विचारों को यदि हम मुख से बोलकर व्यक्त करें तो मौखिक अभिव्यक्ति, यदि अपने भावों विचारों को यदि हम लिखकर व्यक्त करें तो लिखित अभिव्यक्ति होती है। अब यहाँ से समझते हैं। विधाएं ये हैं आपकी। तो इसमें आप लिखेंगे भाषण है, व्याख्यान है, कविता पठन है, कहानी पठन है, वार्तालाप है, वाद विवाद है। ये मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट है विधाएं कहें, साधन कहें, यदि साधन भी पूछे जाएं तब भी आप यही लिखेंगे। लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं पूछी जाएं, साधन पूछे जाएं तब भी आप यही लिखेंगे। तो कविता लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, नाटक लेखन, पत्र लेखन आदि। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु दो उपाय आपको लिखने हैं। तो आप देखेंगे ये प्रश्न आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये 2022 का पेपर है। तो कुछ कुछ प्रश्न आपको रिपीट होते हुए ये मिल रहे हैं कि छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु दो उपाय। आप लिख सकते हो, एक और लाइन बढ़ा सकते हैं कि छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु दो उपाय निम्नलिखित हैं। पहला आप लिखेंगे उच्चारण स्थान का ज्ञान कराना चाहिए, स्वर व लय का ज्ञान कराना चाहिए। दो पूछे गए हैं तो दो लिख दो। और भी हमने आपको पॉइंट बताए थे, जितने पूछे जाएं उतने ही लिखना है। जब 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि छात्र में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु उपाय, तो आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काल किसे कहते हैं? काल के भेद बताने हैं। तो यहाँ पर काल को ही समय कहते हैं। काल की डेफिनेशन में लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद, तो काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, जो अभी समय चल रहा है वो वर्तमान काल। भूतकाल, जो समय गुजर चुका है वो भूतकाल। भविष्य काल, जो समय आने वाला है वो भविष्य काल होगा। इस प्रकार से काल के भेद, भेद का मतलब ये होता है प्रकार। भेद पूछे जाएं, प्रकार पूछे जाएं, एक ही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें। कोई भी अध्यापक कविता शिक्षण कर रहा है, क्या ध्यान देना चाहिए? समझते हैं। कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें या ध्यान रखने योग्य बातें कि कविता का सही प्रभाव होना चाहिए। कविता का चयन अध्यापक को इस प्रकार करना है कि छात्र में
छात्र के अंदर अच्छे गुणों का विकास हो। कविता में सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कविता में क्या करना चाहिए? सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कविता के लिए उपर्युक्त शीर्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक उपर्युक्त शीर्षक होना चाहिए। सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। कविता में प्रयुक्त शब्द कविता के विषय के अनुसार होने चाहिए। तो ये कविता शिक्षण के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और कविता ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो। कविता ऐसी होनी चाहिए जो बालक के मानसिक स्तर के अनुसार हो, जो बालक समझ सकें। ऐसी कविता न हो कि बालक समझ ही ना सके। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र लेखन क्यों किया जाता था? अब तो किया नहीं जाता, लेकिन अब ऑफिशियल पत्र जो पहले गांव में या शहर में कहें, आपको किसी को संदेश भेजना है तो पत्र के माध्यम से भेज देते थे, लेकिन अब तो व्हाट्सएप है, ईमेल है, उसके माध्यम से भेजते हैं। लेकिन अभी भी जो सरकारी कामकाज होते हैं पत्रों के माध्यम से ही रहते हैं। पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है पत्र लेखन की? इसमें भाषा संक्षिप्तता होती है। भाषा की क्या है? संक्षिप्तता होती है। कम शब्दों में बहुत कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करता है। आपने कोई पत्र लिखा, हो सकता है अपने दोस्त को आप अपने भाई की शादी, बहन की शादी या अपनी शादी या कोई भी निमंत्रण है उसके लिए पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें व्यक्ति अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है। पत्र लेखन से तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। आपने पत्र लिखा, सामने वाले ने उस पत्र को पढ़ा और वो संक्षिप्त में होता है, क्योंकि एक पेज में ही बहुत कुछ लिखना है आपको, तो पत्र लेखन से तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। पत्र लेखन से स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। आपने कोई डेट दे दी तो वो ध्यान रखेगा कि इस डेट को हमें पहुंचना है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। उदाहरण सहित आपको समझाना है। जैसे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर हम कहें घोड़ा दौड़ता है, तो आपको ये यहाँ से नहीं पता पड़ा दौड़ना क्रिया है कि तेज दौड़ रहा है या धीरे दौड़ रहा है, तो तेज यहाँ लगा दिया तो इसका मतलब ये है ये क्रिया विशेषण है, दौड़ना क्रिया है। इसकी जो विशेषता बता रहा है ये क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका अंतिम पेपर है, 2023 का पेपर है, ये 2023 का पेपर है और इसे समझ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। कहानी शिक्षण के क्या पूछे गए हैं? उद्देश्य पूछे गए हैं, समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य आप हेडिंग डालेंगे और उत्तर नंबर काले पेन से बीच में डालेंगे, जिससे जो बूढ़े बूढ़े अध्यापक आपकी कॉपी चेक करें तो चश्मा लगाकर उन्हें दिखाई दे जाए। ठीक है, और छोटा छोटा नहीं लिखेंगे, इतना तो बड़ा लिखेंगे कि उन्हें दिखाई दे जाए। तो प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य, तो बालकों के ज्ञान में वृद्धि करना ये उद्देश्य है। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना, बालकों में नैतिक गुणों का विकास करना, नैतिक भावना का विकास करना, बालकों को मनोरंजन के साथ शिक्षा देना, ये कहानी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर इतना आप लिख सकते हैं। और भी पॉइंट लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, हमने अभी बताए थे। नेक्स्ट समझते हैं, इसमें लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालना है। लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। आपको प्रश्न को समझना है, प्रश्न वही है, घुमा के दे दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हमने आपसे अभी ये कहा था कि 18 से 22 तक आप कर लो, 23 का पेपर सेम टू सेम मिल जाएगा। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य, सीधी सीधी बात यह है, कहानी शिक्षण के उद्देश्य पूछे हैं, तो ये भी प्रश्न आपको अभी हम करा चुके हैं। लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं ये भी करा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को सौदारण स्पष्ट कीजिए, ये भी हो गया। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर, ये भी हो गया। अव्ययी भाव समास के सौदारण परिभाषित कीजिए, ये भी हो गया। सर्वनाम किसे कहते हैं, ये भी। औपचारिक अनौपचारिक पत्र में अंतर, ये भी। तो इससे आपको ये समझ में आया कि 2024 में जो पेपर आएगा, तो यदि आप 2018 से 2023 तक के जो इस वीडियो में लघुत्तरी प्रश्न कराए हैं, उस वीडियो को देख लिया, तो मुझे लगता है लगभग सभी प्रश्न आप कर लेंगे। लघुत्तरी की वीडियो है तो लघुत्तरी की बात करेंगे, ठीक है, तो आप प्रश्न कर लेंगे। तो यहाँ से एक एक करके समझते हैं इनके बारे में। तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखेंगे लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं या साधन पूछे जाएं। क्या पूछे जाएं? साधन, लिखित अभिव्यक्ति के साधन। तो कहानी लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाटक लेखन, लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। एक चीज ध्यान रखना, अच्छे अंक लाने के 2 ही तरीके होते हैं। पहला, आपको सिलेबस, क्या करना है? सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट करना है, पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना है, पुराने वर्षों के पेपर लगाने हैं। पुराने जो वर्षों के पेपर हैं, पुराने वर्षों के पेपर हैं, उन्हें हल करना है। 5 से 6 वर्ष के कर लो, ये 2 ही तरीके हैं। पुराने वर्षों के पेपर से 50 से 70% प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने सिलेबस भी कर लिया है तो 99% आप पूरा पेपर कर लेंगे। 1% इसलिए हम बोलते हैं कि हो सकता है कोई डीपली प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप ना कर पाएँ, लेकिन बाद बाकी प्रश्न आप कर लेंगे। उसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ पर आपको मेन पॉइंट ये समझना है, टाइमिंग का खेल होता है। 1 घंटे में आपको 18 प्रश्न करने होते हैं। तो तैयारी भी आप पॉइंट टू पॉइंट करेंगे तभी कर सकते हैं 18 प्रश्न। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, अगर आप ज़्यादा लेंथी पढ़ेंगे, तो आप लिख भी नहीं सकते वहाँ 1 घंटे में। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को सौदारण यानी उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे, पूर्ण विराम, वाक्य का भाव पूर्ण हो जाता है, ऐसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम, पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह, किसी कथन में वक्ता के बाद विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये लिखेंगे। जितना आपके पेपर में पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, क्योंकि समय इतना नहीं होता है कि आप एक टॉपिक पे ही 3-4 वीडियो, सॉरी, एक टॉपिक पे ही आप 3-4 पेज भर दें। तो जितना पूछा जाए, डीएलएड की डिमांड यही है, सटीक सटीक आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? सटीक सटीक लिखना है, उतना ही। अच्छा, 4 विराम चिन्हों के उदाहरण भी देने थे। तो यहाँ से पूर्ण विराम का आप लिख सकते हो, मोहित खेलता है, पूर्ण विराम में लिखेंगे। पहला नंबर हम डाल रहे हैं तो इसका मतलब पूर्ण विराम। मोहित खेलता है, कोई भी लिख दो, या खाना खाता है। अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम में आप लिख सकते हो कि उसकी माताजी, उसकी माताजी बीमार हैं, उसकी माताजी बीमार हैं। और इस प्रकार से ये बिंदी और ये कॉमा, ये अर्धविराम हो गया। उसकी माताजी बीमार हैं, इसलिए, इसलिए वह विद्यालय या स्कूल
नहीं गया, इस प्रकार आप लिख देंगे। प्रश्नवाचक में क्या लिखेंगे, नीचे जगह है यहाँ पर लेते हैं, चलो इधर लिखते हैं। प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक में आप ये लिख सकते हो कि तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तीसरा। चौथे में आप लिख देना निर्देशक चिन्ह, किसमें पूछा है निर्देशक चिन्ह में पूछा है। तो यहाँ पर किसी कथन में वक्ता के बाद, तो आप लिख सकते हो गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, गांधी जी ने कहा, यहाँ पर ये लगा रहे हैं, ये आपका निर्देशक चिन्ह है, हिंसा मत करो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण हैं ये सभी के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे, इसे मिटा देते हैं, चलो दिखाई दे रहा है। उपसर्ग एवं प्रत्यय हेडिंग डाल लेंगे, एक तरफ लिखेंगे उपसर्ग, दूसरी तरफ प्रत्यय। उपसर्ग में लिखेंगे जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय में लिखेंगे जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसमें उदाहरण में लिखेंगे, सत्य के आगे आ उपसर्ग लगाएंगे असत्य, मानव के बाद ता प्रत्यय लगाएंगे तो मानवता। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अव्ययीभाव समास की सोदाहरण परिभाषित या परिभाषा लिखिए। किस प्रकार आपको करना है, अव्ययीभाव समास है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद, हमने आपको बताया भी था, ये प्रति और दिन यानी पूर्व पद कौन सा हो गया, प्रति, दिन हो गया उत्तर पद। तो यहाँ पर परिभाषा में ये है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, यथाशक्ति, आजीवन। और इसकी ट्रिक भी बताई थी, ये सभी प्रति हैं, ये उपसर्ग हैं। तो यदि उपसर्ग लगा मिल जाए तो आप समझ जाएंगे अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 में पूछा गया है सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार। तो यहां से आप देखेंगे सर्वनाम, सर्वनाम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है सर्वनाम, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के बदले किया जाता है, यहां पर लिख लो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के प्रकार पूछे गए हैं तो आप लिख सकते हो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से जो सर्वनाम हैं वो 6 होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, औपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, अंतर पूछा है तो दोनों तरफ आप लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे औपचारिक पत्र, दूसरी तरफ लिखेंगे अनौपचारिक पत्र। तो आप लिखेंगे औपचारिक में कि कार्यालय, अधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो अधिकारियों को लिखे जाते हैं या कार्यालय में लिखे जाते हैं, कार्यालय में आप देखते हैं यूज होते हैं। उदाहरण के लिए आवेदन पत्र है, प्रार्थना पत्र है, शिकायत पत्र है, ये सभी कार्यालय अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र में आप देखेंगे मित्रों को, रिश्तेदारों को आदि को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं
वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र है, बधाई पत्र है, ये सभी आपके अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके सभी 2018 से 2023 तक के हिंदी सेकंड सेमेस्टर के सभी इस एक वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लें। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।